अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान में जब जल्जला आया था तो तुर्की ने काफ़ी मदद भेजी थी। नॉर्मली ये मदद आती है तो जो जल्जले के अफेक्टेड लोग होते हैं, जिनके घर बार तबाह हो चुके होते हैं, उनमें आप बांटते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में गोडाउन भर भर के रखे गए और बेचे गए। पाकिस्तान की मार्केटों में आपको यूएस एड की बोरियां मिलेंगी सामान की, वो सब बेचे जाते हैं। तो वो स्टॉक पड़ा हुआ था और ऐसे में तुर्की में ज़लज़ला आ गया तो उन्होंने तुर्की में वही सामान भेज दिया। तुर्की वाले हैरान रह गए कि किस किस्म की बनाना रिपब्लिक है, कि एटलीस्ट नाम तो उस पर से मिटा देते या बोरियां चेंज कर लेते। कुछ नहीं, ऐसे ही भेज दिया। इसी तरह अब श्रीलंका में तूफान आया है तो पाकिस्तान ने कहा कि हम कैसे इमदाद भेजें। वो इंडिया ने एयर स्पेस बंद करके रखा हुआ है। हालांकि नॉर्मली पाकिस्तान का समंदर के रास्ता बनता है सीधा सीधा श्रीलंका का। आपको इंडिया को ऊपर से लेके जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन खैर, एक दो घंटों के अंदर इंडिया ने फ़ौरन कह दिया कि भाई आप मदद का सामान लेके जाना है, हम आपको एयर स्पेस यूज़ करने की इजाज़त देते हैं। अब आए बाएँ शाएँ करने लगे कि अब कहाँ से मदद लाएं, हम तो खुद भिखारी हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान के गोडाउन्स में जो स्टॉक पड़ा हुआ था ना खाने पीने का, जो कि एक्सपायर्ड था, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया था एक्सपायर हुए, वो सामान उठा के भेज दिया। मतलब आप देखें, बनाना रिपब्लिक में हर आदमी सिर्फ माल बनाने पे लगा हुआ हो ना, तो वो फिर इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देते कि एटलीस्ट आप एक्सपायरी डेट तो मिटा दें। जो कि आप देखें कि 2024 में एक्सपायर हुआ है जो सामान, वो आप भेज रहे हैं। फिर आए बाएँ शाएँ ये कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब एआई से बनाया गया। अब एआई के बच्चे अरबी में भी बराबर में लिखा हुआ है, और यह है कि लग ये रहा है कि ये सामान भी एक्सपायर्ड भी अरबी से आया है, कहीं से अरब देश से मदद के तौर पे। ये इस बनाना रिपब्लिक का हाल है। मैं आपके सामने जंग की डिटेल रखता हूँ जो पाकिस्तान तैयारियां कर रहा है भारत के साथ जंग की। उससे पहले पीओके के लोगों के बारे में कुछ बता दूं कि देखें, ये है ना, ये पीओके का हाल है भारत के। जब कश्मीरी है ना, आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ा पाकिस्तानियों के लिए और ख़ास तौर पे पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट ने तबाही मचा दी है। इनके सारे झूठ पोल खोल दिए हैं। तो सोशल मीडिया के ज़रिए कश्मीरी देखते हैं कि यार क्या तरक्की हो रही है जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, एक से एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बिजनेस खुल रहे हैं, टूरिज़्म हो रहा है, नौकरियां मिल रही हैं। एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान का यह हाल है कि कोहाला पुल बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए। तो भगवाड़ी के रास्ते एक खप्दर पुल है। उस पुल का हाल ये है कि इंस्ट्रक्शंस लोगों ने इशू किए हैं कि बराए मेहरबानी इस पे से गाड़ी लेके नहीं गुजरना, वो पैदल इस पे से गुजरे, और वो भी थोड़े थोड़े लोग करके गुजरे। ये दिया है पीओके को, ये दिया है बलूचिस्तान को, केपी को पाकिस्तान ने, इवन सिंध को जो कि पाकिस्तान का सबसे कमाऊ पूत है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हालात की तरफ देखते हैं कि फिनलैंड ने ऐलान किया है कि कुछ ही महीनों में पाकिस्तान में एम्बेसी बंद कर रहे हैं। स्वीडन ऑलरेडी बंद कर चुका है। काफ़ी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ ने एम्बेसियां बंद कर दी हैं, इसलिए कि करना क्या है, वहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट है, ना उनके साथ कोई बिजनेस है, ना उनकी इंडस्ट्रियाँ तबाह हैं, उनकी तरफ से ना कोई बिजनेस हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। हम एम्बेसियाँ सिर्फ इसलिए खोल के बैठे हैं कि इनके लोगों को वीज़ा देते रहें। वो यहाँ पे आके क्राइम करते हैं, यहाँ पे आके अपना इस्लाम इम्पोज करते हैं। जिस इस्लाम से भाग के मुसलमान अपने मुल्कों से भागता है, वो यहाँ आके यूरोप अमेरिका में अपना इस्लाम ठोपने की कोशिश करता है। एम्बेसियाँ बंद हो रही हैं सारी, इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो रही है। जबकि भारत में फिनलैंड ने एम्बेसी तो छोड़े, कॉन्सुलेट खोल रही है मुख्तलिफ शहरों में, और यूरोपियन यूनियन के कई कंट्रीज़, दिल्ली में एम्बेसियाँ तो हैं, कई बड़े शहरों में अपने कॉन्सुलेट खोल रही हैं। ये फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान का। और बनाना रिपब्लिक का हाल ये है कि डेरा गाजी खां में पुलिस ने एक वापडा के
वर्कर का मोटरसाइकिल नंबर प्लेट के बगैर जा रहा था, तो उसकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली। तो वापडा के उस वर्कर ने जाके पुलिस स्टेशन की इलेक्ट्रिसिटी काट दी। जब पुलिस ने देखा कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी काट दी है, तो उन्होंने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया कि तुमने हमारी इलेक्ट्रिसिटी काट दी। तो वापडा ने पूरे इलाके की इलेक्ट्रिसिटी काट दी। तो डीएसपी डेरा गाजी खान सदर का डीएसपी और वापडा के हाई लेवल के लोगों ने इंटरवीन किया। पुलिस ने उस आदमी को उसकी मोटरसाइकिल को छोड़ा, तो वापडा ने इलेक्ट्रिसिटी। अब आप खुद देखें कि डेरा गाजी खान का शाह सदरुद्दीन एरिया जो है ना, वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी के बगैर रहा। इससे ज़्यादा मैं आपको बनाना रिपब्लिक की और क्या मिसाल दूं। ये एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सिटिंग जज है, मीर आगा, मिस्टर के आगा। वो पब्लिक में खड़ा होकर फायरिंग कर रहा है AK-47 से। ये इस बनाना रिपब्लिक का हाल है। कल परसों एक 16 साल का लड़का SUV गाड़ी लेके इस्लामाबाद में फुल स्पीड में जा रहा था। स्कूटी पे 2 बच्चियां अपने पढ़ाई से वापस जा रही थी घर, कुचल दिया, दोनों मर गई। अब उसको गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जज का बेटा है भाई, वो जज का बेटा है, उसको कैसे गिरफ्तार करेंगे। अब आते हैं सिक्योरिटी की और जंग के मामलात की तरफ। ये है मीर अली जहरी, पीपल्स पार्टी का एक पॉलिटिशियन है। वो कोयटा से अपने इलाके की तरफ जा रहा है। तो आप इसके साथ देखें सिक्योरिटी कितनी है, इनके खौफ का आलम देखें, सिक्योरिटी कितनी है। मतलब मेरा ख्याल है कि कोई 30-40 गाड़ियां इसके साथ पुलिस की और आर्मी की और हैं। ये खौफ का आलम है। अपने पाकिस्तानियों, जिनको ये पाकिस्तानी कहते हैं, बलोच हैं, पठान हैं, उनसे डर का ये हाल है। जंग की बात करें तो पाकिस्तान आर्मी तो कभी जंग लड़ती नहीं है, अपने सिविलियंस को टेररिस्ट बना के उनसे लड़ती है। अब ये लश्कर तैयबा का सेटअप है। लश्कर तैयबा ने अपना एक IT सेल खोला है इस्लामाबाद में 80 कंप्यूटर के साथ, और ये प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ किया जाएगा, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाएगा, और डिजिटल आउटरीच पोटेंशियल जो उनके सिंपैथाइज़र हैं उन तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए अपना टेरर नेटवर्क को डिजिटलाइज किया हुआ है। और ये पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कर रहा है टेररिज्म पे, बजाय इसके कि आम लोगों के लिए ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले। ये टेररिस्टों के नेटवर्क बन रहे हैं, और इस पाकिस्तान से भारत जब जंग करेगा तो ये टेररिस्ट यूज़ किए जाएंगे। ये देखें, ये पाकिस्तान ने अपने 72 टेरर लॉन्च पैड है ना, वो बॉर्डर से दूर कर दिए हैं, क्योंकि इनको डर है कि किसी वक्त भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू हो जाएगा और हमारा सत्यानाश हो जाएगा। अजीज़ दोस्तों, इस मामले में पाकिस्तान बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। और वैसे में ज़रा बांग्लादेश की बात निकली है तो मैं बता दूं कि हमारे एक ब्रिटिश MP हैं ट्यूलिप सिद्दीक, ये हसीना वाजिद की भांजी हैं, हसीना वाजिद की बहन की बेटी हैं। ये ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इनके ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने कोई करप्शन की है, ये वो। तब आपको पता है इस वक्त यूनुस जो बांग्लादेश का जो इस वक्त मालिक बना बैठा है, चोर साला, वो हसीना वाजिद पे, इमरान खान पे जैसे आर्मी केस पे केस बना रही है, ऐसे इसके ऊपर केस पे केस बना के एक केस पे तो उसको सज़ाए मौत भी दे दी है। अब एक और केस में इसको, उसकी बहन को, और ये ट्यूलिप सिद्दीक जो के भांजी हैं हसीना वाजिद की, इनको भी 10 साल की सज़ा दी है। ये ट्यूलिप सिद्दीक ने साफ कहा है कि ये सब पॉलिटिकल केस हैं, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। और मिर्जा की जाली खत्म नबूवत का मकसद था। छोड़ दो दोस्तों अब जिहाद का ख्याल, दीन में हराम है जंगो किताल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका की खत्म नबूवत के सदके गलबा दीन की मेहनत
बदर से उठी थी, अंग्रेज का सूरज डुबोया, रूस की धराती तोड़ी और अमरीकी इस्तेमार को शिकस्त दी। आज जिहाद गज्जा से लेकर मकबूजा कश्मीर तक जिंदा है और रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत की मेहनत जारी है और मिर्जा की कब्र में आग लग रही है। इसलिए सारे झंडे हमारे हैं, मदारिस दीनिया का काम हमारा है, खत्म नबूवत का झंडा हमारा है, दावत व तबलीग का काम हमारा है, तस्किया नफ्स की मेहनत यह भी दीन का शोबा है, सियासत इस्लामिया भी दीन है। और बांग्लादेश वालों, इस बार गलती ना करना, गलती की गुंजाइश नहीं है, बहुत सोच समझ कर इंतखाब करना। और जिहाद फी सबीलिल्लाह का फरीज़ा भी हमारा है। जिस तरह तालीम व ताल्लुम सुन्नत नबवी है, तज़किया नफ्स सुन्नत नबवी है, खिदमत खल्क हिदायत नबवी है, सियासत इस्लामिया सुन्नत नबवी है, इसी तरह जिहाद का फरीज़ा भी सुन्नत नबवी है इंशाअल्लाह। इसलिए आज सब हाथ खड़े कर कर कहें, एक उम्मत एक सदा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। एक उम्मत एक सदा, एक उम्मत एक सदा। अपनी जगहों पर खड़े होकर पूरी दुनिया को बताओ कि तुमने हमें जुग्राफियाई, इलाकाई, लिसानी बुनियादों पे तकसीम करना चाहा था। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलो एक उम्मत एक सदा, एक उम्मत एक सदा। फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, अरबों से रिश्ता क्या, तुर्कों से रिश्ता क्या, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, एक उम्मत एक सदा। सबीलुना सबीलुना, तरीकुना तरीकुना, लब्बैक लब्बैक। खत्म नबूवत के बारे में कह दो मेरे साथ मिलके कि रसूलुल्लाह के। ये आपने देखा है, इस वक्त पाकिस्तान अपने टेररिस्टों के जो गैंग हैं उनके लीडर्स को भर भर के बांग्लादेश भेज रहा है ताकि वहाँ पे जिहाद क्रिएट किया जा सके, वहाँ पे जिहाद के लिए लोगों को भड़काया जा सके। और ये बांग्लादेश में सिचुएशन ये है कि ये एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हो रहा था गाज़ीपुर ढाका में, तो इस रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप है ना, जो उन्होंने अटैक करके सारी चीज़ें लूट के वो ट्रेड फेयर जो था उसको तबाह कर दिया। लेकिन बांग्लादेश की सरकार की हिम्मत नहीं है कि इन लोगों के खिलाफ कदम उठाए। ये जंग होगी, जबरदस्त जंग होगी। इसमें ये दोनों फौजें जो एक दूसरे से लड़ेंगी, टिका के बर्बाद होंगी। दोनों, इन दोनों लश्करों की डेवस्टेशन का सामान है ये जंग। और इस जंग को टर्न अराउंड करेगा खलीफा, जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूं। एंड दैट इज हाउ द प्रोफेसी गोस। अब आइए इस लीडर के बारे में, इस आदमी के बारे में जिसे अल्लाह ताला ने भेजा है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अल्लाह ताला जिसको भेजता है उसी को खलीफा कहते हैं। नंबर 1, ये अल्लाह का भेजा हुआ शख्स है। इसने अल्लाह के हुक्म से, उसके इज़्न से हुक्मरानी करनी है एक तवील अरसे तक। और अगर हुक्म अल्लाह ताला का है तो फिर वोट कहां से आ गया? वन मैन वन वोट कहां से आ गया? जमहूरियत कहां से आ गई? तो किसी चीज़ का मरून मिन्नत नहीं। और अल्लाह ताला के काम इसी तरह के होते हैं, वो उसके हुक्म से होते हैं। वो कौन कहता है और इधर फयकून हो जाता है। दूसरा, उसकी उम्र 45 साल है, वो बावर्दी नहीं है, वो पिंडीवाल नहीं है। इसलिए कोई जो थोड़ी बहुत गलतफहमी, कोई इबहाम रह गया है तो उसे रफा कर। वो ना जालिम है, ना मुनाफिक है, ना अहद शिकन। आज तक उसकी कोई पब्लिक प्रोफाइल नहीं बनी, आप नहीं जानते हो उसे। लेकिन जिस दिन हुक्म रब्बी आ गया, उसकी तैनाती होगी, तो दफ्तर के दफ्तर खुल जाएंगे उसकी प्रोफाइल से। आप हैरान हो जाएंगे कि वो कितना कैपेबल आदमी है। फिर मैं ये भी बता दूं कि उसका ताल्लुक बनु हाशिम से है, इस कबीले से। और इसके आबाओ अजदाद प्रॉबेबली 710 ईस्वी में यहाँ आए थे, जब हिंदुस्तान पर अरब्स ने यलगार की थी। हो सकता है उसके साथ आए। मैं तो कदम कदम पर आपको ये खुशखबरी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझने की कोशिश करें कि ये निज़ाम ठीक होने को है। रब करीम ने रीबूट करना है मैल फंक्शनिंग निज़ाम को, जिसकी एक एक फाइल करप्ट हो चुकी है। इसको रीबूट करना है, रीस्टार्ट करना है, रिफर्बिश करना है। अजीज दोस्तों, ये आपने देखा ना, ये आफ्ताब इकबाल है, एक बदबूदार पंजाबी। आफ्ताब इकबाल अमेरिका से पढ़ के आया था, एक प्रिविलेज खानदान का बच्चा था और उसने जर्नलिज्म शुरू की। ये खबरनाक नाम का एक प्रोग्राम जियो टीवी पे करता था, जिसमें 4 भांड बिठाए होते थे कॉमेडी करने के लिए,
और एक आदमी को गेटअप चेंज करके, जैसे हमारे यहाँ सुनील ग्रोवर आता है कभी अमिताभ का गेटअप करके, ये पॉलिटिशियंस के गेटअप जरदारी बना के लाएगा, इमरान खान बना के लाएगा। और इस तरह वहाँ पे एक, और ये जो भांड बिठाए थे ना, इनको बिल्कुल जलील करता रहता था बात बात पे, तुम जाहिल हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और एक पंजाबियत उधर प्रमोट कर रहा था। ये आपने इसकी बात सुनी ना, उस पर मैं आता हूँ। पहले ज़रा इसका पूरा इंट्रोडक्शन बता दूँ कि ये हमारे ताहिर गोरा भाई है ना, टेक टीवी के, ताहिर भाई की बीवी हैं हलीमा सादिया जी, और आफ्ताब इकबाल की बीवी बहनें हैं। ये ताहिर गोरा भाई का हमजुल्फ है। इसने इमरान खान के दौर में टीवी चैनल भी लॉन्च किया और खूब फ़ायदे उठाए इमरान खान की चापलूसी करके। जब इमरान खान भागा तो ये भी, इमरान खान के ऊपर सारा जोर आया और गिरफ्तार हुआ तो ये भाग गया। ये अब दुबई बैठ के अपने वीडियो प्रोग्राम और ये करता है। क्या दूर की कोड़ी लाया है, कहता है कि पाकिस्तान पे रूल करने के लिए एक 45 साल का आदमी आ रहा है, वो पाकिस्तान का खलीफा होगा, और इससे पहले पाकिस्तान और इंडिया में जंग होगी। ये आदमी वर्दी का नहीं होगा और ये प्रॉफिट मोहम्मद के कबीले बनु हाशिम के कबीले से होगा। अब अजीज दोस्तों, ये जो राग अलापरा है ना, ये राग तो हमें मुसलमानों को शुरू से ही पढ़ाया जाता रहा है कि एक इमाम मेहदी आएगा। पूरी आखिरत की जो क़यामत की जो निशानियां बताई गई उसमें यही कहा गया है कि क़यामत से 40 साल पहले एक इमाम मेहदी आएगा। वो अचानक मक्का में काबे का तवाफ़ कर रहा होगा, उसके साथ उसकी टीम होगी, फिर ये आस्ते आस्ते पूरी दुनिया को फतह कर लेगा। और ये खुरासान से इधर फिर होता हुआ हिंदुस्तान भी फतह करेगा। अब आफ्ताब इकबाल उसमें नई चीज़ लाया है, वो ये कि ये पाकिस्तान पर रूल करेगा और उसकी निशानियां बता रहे हैं। उस पर पूरी मीडिया, सोशल मीडिया ने इसको वो कर दिया। तो ये बजाय इसके कि शर्मिंदा होता, अमेरिका का पढ़ा लिखा है, ये देखें बगैर दाढ़ी का मौलवी देख लें, तो कहता है कि खलीफा आएगा। अगर कोई मुसलमान इस पे बिलीव नहीं करता तो वो इस्लाम से खारिज है। और कुरान और हदीस में आया है कि खलीफा आएगा। तुम लोग जाहिल हो अगर तुम लोग इस पे बिलीव नहीं करते, तुम लोग अंधे हो। अब मसला ये है कि जब आप ऐसे पढ़े लिखों को ज़ैद हामिद जैसी बात करते हुए सुनेंगे तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका का जब ये हाल है, ये कह रहा है कि खलीफा आएगा, हदीसों में आया है और मैं हदीस पे बिलीव करता हूँ। तो अजीज़ दोस्तों, ये इस वक्त पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक का हाल है। इससे आप और क्या तवक्को करेंगे। एंड पे मैं ज़रा आपको ये एक वीडियो भी दिखाना चाहूँगा। ये आदमी कह रहा है कि मेरे ऊपर ज़बरदस्ती सीसीडी ऑफिसर्स का केस बनाया गया है, मैं सादिकाबाद का इमरान भट्टी हूँ और खाना काबा से ये वीडियो आपको भेज रहा हूँ कि सीसीडी ने मुझे अगवा करके 94 लाख रुपये हथिया लिए और सीसीडी के ऑफिसर हुमायूं इफ्तिखार फलान ढुमकान ये वो। ये आदमी एक्चुअली ब्लैकमेलिंग करता था। काफ़ी लोग इसकी ब्लैकमेलिंग का शिकार हैं। ये एक क्रिमिनल है और ये क्रिमिनल इस वक्त खाना काबा से वीडियो बना के भेज रहा है। इस वक्त पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक के ये हाल है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान भट्टी सादिकाबाद ज़िला रीमिर खान से। मैं अल्लाह के घर में बैठ के हल्फन बयान दे रहा हूँ। मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे अल्लाह की पकड़ो और इस घर की पकड़ो। 8 अगस्त 2025 को मुझे रीमिर खान सीसीडी वाले उठा के लेके गए हैं मुल्तान। मेरी फॉर्चूनर गाड़ी भी साथ ले गए हैं, ANQ 662। वहाँ पर हुमायूं इफ्तिखार के आगे मुझे पेश किया है सुबह 4 बजे के करीब मुल्तान में। सारी रात उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया है। दिन को
3 साढ़े 3 बजे के करीब उन्होंने मेरे अकाउंट से 50 लाख रुपए निकाला है, पासवर्ड वगैरह पूछ के मेरे मोबाइल से। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे ले गए, हाथ में हथकड़ियाँ लगा के और आंखों पे पट्टी बांध गए। उसके बाद उन्होंने एक दिन मुझे नामालूम जगह पे रखा है किसी मकान पे। अगले दिन फिर मुझसे उन्होंने निकाला है वहाँ से मुझे, और मेरे अकाउंट से 44 लाख रुपए निकाला है। 44 लाख निकाल के फिर मुझे नामालूम मकान पे ले गए हैं। वहाँ पर अगले दिन फिर इन्होंने मुझसे कोई एक 1200 वाला स्टाम्प इन्होंने निकाला था, मेरे अंगूठे वगैरह लगा के, मेरे मोबाइल से मेरा आईडी कार्ड निकाल के उस पर साइन करवाए हैं। एक सादे स्टाम्प पे साइन करवाए हैं, 2 से स्टाम्प करवाए हैं। फिर 8 दिन मुझे मुल्तान रखा है। मुल्तान रखने के बाद मुझे इन्होंने भावलपुर में ले गए हैं मेरी गाड़ी को, और मुझे शफकत अता एसपी मुल्तान, एसपी समरसटा के सामने पेश किया है। उन्होंने मुझे से डिमांड की है भाई आप एक कोठी हमें दो और एक प्लाट मुझे दो। मैंने एक कोठी, मैंने कहा मैं कैसे दे दूं। फिर उन्होंने मुझ पर टार्चर किया है। 10 दिन उन्होंने मुझे रखा है, आंखों पे पट्टी और हाथों पे हथकड़ी लगा के। नामालूम दिन को थाने में दिन को नामालूम काम पे रखते थे, रात को थाने में ले आते थे। फिर तंग आके उन्होंने कहा जी देना है तो आप छूटोगी जान, आपकी जान छूटेगी वरना हम आपको मार देंगे। तो उन्होंने फिर मुझसे गारंटर लिया है। उन्होंने कहा भी गारंटर दो कोई आपका। तो मैंने वहाँ पर नदीम अब्बास चीमा को, जो मंठार ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है, वहाँ पर गारंटर दिया है उसको, भाई आप ये गारंटर ले लें तो मैं आपको एक कोठी के और बयान, उसके प्लाट के बयान दे दूँगा, तो मेरी जान छोड़ दें आप। उन्होंने फिर नदीम अब्बास चीमा से रब्ता किया है, तो वो आए हैं मुझे भावलपुर मिलने। मैंने उनको कहा मेरी गारंटी दे दें तो मैं इनको एक प्लाट और वो एक कोठी दे दूँगा। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे छोड़ा है नुसरत चीमा SHO, वो मुझे लेके गए हैं रहीम खान। नदीम अब्बास चीमा के सामने पेश किया है मुझे, वहाँ पर पेश करने नदीम अब्बास चीमा के हवाले किया मुझे। उसके बाद सुबह मैंने उठ के वो उनको बयान दे दिए हैं। कोई 18 दिन मुझे उन्होंने टार्चर और वो में रखा है, जहनी टार्चर भी दिया, जिस्मानी टार्चर भी दिया है। उसके दौरान उन्होंने मुझसे 94 लाख रुपया, एक प्लाट और एक कोठी और मेरी फॉर्च्यूनर गाड़ी और मेरा मोबाइल भी अभी भी उनके पास है, वो मैं दे के आ गया उनको। उसके बाद उन्होंने 8-10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद फिर मुझे मज़ीद तंग करने लग गए शफकत अता और हुमायूं इफ्तिखार, भाई मज़ीद हमें पैसे दो और मज़ीद हमें 1-2 कोठियाँ और दो और मज़ीद पैसे दो, एक प्लाट और दो। तो मैंने फिर अदालत में केस लगा दिया है। अभी वो नजायज़ मुझ पर FIR दे रहे हैं और मेरे घर वालों पे FIR दे रहे हैं, मेरे भाइयों पे FIR दे रहे हैं, हमें नजायज़ तंग कर रहे हैं, मेरे घर पे नजायज़ रेड कर रहे हैं, अब्बू के घर पे नजायज़ कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल आला हकाम से अपील करता हूँ भाई इस वाक़े का नोटिस लिया जाए और हर चीज़ के डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, सबूत ली। ये मैं अल्लाह के घर बैठा हूँ, मेरे पास सबूत है सारा। जो मैंने प्रॉपर्टियाँ ली हैं उधर से ईमेल खान से, जो अभी कह रहे हैं भाई हमारे नाम ट्रांसफ़र करो, मैंने पैसे दे के लिए हैं, डॉक्यूमेंट दे के हर चीज़ क्लियर करके दिए हैं। और ये 2022 की 23 में प्रॉपर्टियाँ ली हैं। 4 साल के बाद इन्होंने में से अभी, और जिन औरतों ने डाला है उनके कोई ज़ाती ताल्लुकात हैं शफकत अता के साथ और हुमायूं इफ्तिखार के साथ ज़ाती ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और मुझसे ये प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं और मज़ीद डिमांड कर रहे हैं पैसों की और मज़ीद हरासा किया जा रहा है। मेरी फैमिली छुपी हुई है, मेरे बच्चे दर बदर हुए हैं। मैं अल्लाह के घर बैठा हूँ और अल्लाह से इंसाफ मांगने आया हूँ। और 8 दिन से मेरे भाई को नाजायज़ जाली पर्चे में हवालात सिटी सादगाबाद थाने में रखा हुआ है। अब मेरी गाड़ी फॉर्च्यूनर ANQ 662 शफकत अता SP भावलपुर के पास है। कभी वो कहते हैं उसमें चर्च डाल देंगे, कभी कहते हैं उसमें कौन सा मुद्दा डाल देंगे। तो वो गाड़ी मेरी मिसेस के नाम पे है, सिर्फ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं हमें। और हुमायूं इफ्तिखार SP मुल्तान CCD और शफकत अता SP समरसेटा भावलपुर ने अलाकार बनाया हुआ है अरफान अली सम्मू को और बशारा नियाजी को, रिटायर SHO को। वो अब हमें तंग कर रहे हैं, हमारे घर में नाजायज़ रेड कर रहे हैं और मेरी फैमिली को हरासा कर रहे हैं। और हमने सारे डॉक्यूमेंट CCD के लाहौर में आला अफसरों को दिखाए हैं जाके, वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैं ये अल्लाह के घर में बैठा हूँ, इसको हाज़र नाज़र जान के कह रहा हूँ, अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के कह रहा हूँ कि मैंने जो भी प्रॉपर्टी ली है वो पैसे दे के लिए हैं। ना कोई मैंने ब्लैकमेलिंग की है, ना मैंने कोई फ्रॉड किया है, ना कोई मैंने धोखा दिया है। और आला हकाम से मरीम नवाज से मेरी अपील है, शहबाज शरीफ से मेरी अपील है, मोहसिन नकवी से मेरी अपील है और वज़ीर कानून अता तारड़ से मेरी अपील है और आला अदारों से मेरी अपील है भी मेरे
शफाफ इंक्वायरी की जाए, जो भी कसूरवार है उसको सज़ा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम।